औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डेवलप अ रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च टॉपिक, कैसे हम एक रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक को फार्मूलेट कर सकते हैं। Formulating a research problem is the first and most important step in the research process. पिछले लेक्चर में आपने रिसर्च प्रोसेस देखा, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप था वो क्या था, वो फार्मूलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम ही था। रिसर्च प्रॉब्लम हमें क्या करता है, डेस्टिनेशन एक प्रोवाइड करता है जो हमें और हमें सुपरवाइजर को बताता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जब तक आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि आप फाइंड क्या करना चाह रहे हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है रिसर्च प्रॉब्लम का, वो यही है कि ये हमें ये डिसीजन करके देता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं और किसके बारे में फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। Any question that you want answered and any assumption or assertion that you want to challenge or investigate can become a research problem or research topic for your study. कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसी assumption या स्टेटमेंट जो जिसको आप इन्वेस्टिगेट या चैलेंज करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करें, वो आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक बन सकता है। आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो इट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होना चाहिए, वो कंसाइज होना चाहिए, कम्प्लेक्स होना चाहिए और आर्गुएबल होना चाहिए। क्लियर किस सेंस में होना चाहिए कि आपके रीडर्स को या आपके ऑडियंस को वो टॉपिक इजीली समझ आ जाए कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। और उसके बाद कंसाइज कंसाइज किस फॉर्म में है, वो इस तरह ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि टॉपिक लिखते हुए स्टार्ट में कि टॉपिक लिखते हुए क्या करते हैं, 3-4 लाइनों का टॉपिक लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पॉसिबल वर्ड्स होते हैं जिनको मिला के आप जो है ना अपना जो जो आपकी स्टडी से ज़्यादा सूटेबल है वो आप वर्ड्स की कलेक्शन करके आप कोई भी कंसाइज फॉर्म में उसको रिसर्च टॉपिक को लिखेंगे। कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स का मतलब क्या है, क्लियर तो होना चाहिए कि इजीली समझ आ जाए। कम्प्लेक्स में क्या है कि ऐसे ना हो कि व्हाट या हो की फॉर्म में आपका टॉपिक लिखा हो और उसका आंसर यस और नो की फॉर्म में आपको मिल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट क्योंकि होती है हमारे पास जिसका हम एनालिसिस कर सकें, कोई आइडियाज हमारे पास आए, कोई न्यू हमारे पास नॉलेज क्रिएशन हो, तो इस तरह का आपका रिसर्च टॉपिक होना चाहिए, वो कम्प्लेक्स होना चाहिए थोड़ा बहुत। उसके बाद है आर्गुएबल। आर्गुएबल क्या है कि वो टॉपिक आपका डिबेटेबल होना चाहिए कि उसके उसमें से कोई नए क्वेश्चन भी आपको आपके सामने अराइज हों और आप उनके भी आंसर्स फाइंड कर सकें। तो इस तरह का आपके पास रिसर्च टॉपिक होना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे आपको पता है कि आपने कहीं जाना हो तो आपको एक डेस्टिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है तो आप क्या करेंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, तो फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकेंगे। आपको अगर बाद में पता चले कि मैंने तो इधर जाना था, तो फिर आपके लिए वो टाइम भी आपका ज़ाया हुआ और आपके जो सोर्सेज थे, जो आपके एक्सपेंस था वो भी ज़ाया हुआ। तो इसलिए आपकी जो डेस्टिनेशन है वो पहले ही क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह सेम रिसर्च प्रॉब्लम के साथ है, अगर वो आपका पहले ही क्लियर नहीं है तो वो आपके लिए मसले बन सकते हैं कि आपको आपकी फील्ड आपको क्लियर ही नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट भी उसमें से फिर कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कम होते होते वो फिर आप उधर की उधर ही रह जाएगी। तो ये आपकी सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम में, रिसर्च टॉपिक में सिलेक्ट करते हुए आप ये देखें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी। अगर आप वो डेस्टिनेशन आपके पास नहीं होगी तो आप वो कम टाइम में या आप कम जो है वो सोर्सेज में उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। According to Kerlinger, if one wants to solve a problem, one must generally know what the problem is. वो कह रहा है कि जैसे मतलब कि अगर कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है तो उसको उस प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। आप ये भी देख सकते हैं कि जब आपके पास अगर कोई किसी को बीमारी लगी हुई है तो वो जब तक उस वो बीमारी का उसको पता नहीं होगा, वो नाम नहीं बताएगा डॉक्टर को, तो उसका इलाज कैसे होगा। तो आपको टॉपिक सबसे पहले आपकी डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बारे बाद में ही उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है कंसिडरेशंस इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम में किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो हम इसमें देखें। व्हेन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक देयर आर नंबर ऑफ कंसिडरेशंस टू कीप इन माइंड व्हिच विल हेल्प टू इंश्योर दैट योर स्टडी विल बी
मैनेजेबल एंड दैट यू रिमेन मोटिवेटेड। कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हम रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनको आप जहन में ज़रूर रखें कि क्या हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हैं इस टॉपिक के लिए या नहीं। सबसे पहले आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके पास इंटरेस्ट। जो आप टॉपिक या जो आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि आपको उसमें क्या होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको वो टॉपिक ना लें। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक ले लेंगे जिसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपका हो सकता है आप वो उसको रास्ते में छोड़ दें कि ये तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। आप अक्सर ऐसा होता है कि सुपरवाइजर अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक बता देता है कि आप इस फील्ड में करो रिसर्च। तो अगर फिर सुपरवाइजर के साथ आप ज़्यादा वो कांटेक्ट में नहीं रहते तो फिर आपका इंटरेस्ट उसमें क्योंकि नहीं होता तो आप उसको उस फील्ड से पीछे होते होते चले जाएंगे और आपकी वो रिसर्च लेट हो जाएगी, यहाँ के वो होगी ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहला जो काम है वो आपका क्या है कि आपका टॉपिक इस तरह का होना चाहिए जिस फील्ड में या जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है। इसके बाद मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में क्या होगा कि आप ऐसा टॉपिक लें, ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम लें जो कि आप विद इन टाइम या विद इन आप कह लें कि रिसोर्सेज उसको मैनेज कर सकें। आपके पास इतना नॉलेज हो रिसर्च प्रोसेस के बारे में भी कि आप उसको अपने टॉपिक को लेके रिसर्च प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करें और विद इन टाइम और विद इन आप कह लें कि रिसोर्सेज उसको मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी स्टडी में कंसेप्ट यूज करें, कंसेप्ट मैं सेकंड लेक्चर में डिटेल के साथ बताया था, अगर आप अपनी स्टडी में कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट को, डिफरेंट कंसेप्ट को, तो आपके पास आपके माइंड में उसके जो इंडिकेटर्स या फैक्टर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। जब आपके वो फैक्टर क्लियर नहीं होंगे तो आप कंसेप्ट को यूज ना करें जब तक आपके पास वो वाला कंसेप्ट ना यूज करें जब तक आपके पास उसके बारे में क्लियर उसके फैक्टर्स के बारे में क्लियरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इफेक्टिवनेस चेक करना चाह रहे हैं हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम की, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम इफेक्टिवनेस को डिटरमिन कर सकते हैं या कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या होना चाहिए कि जो कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके फैक्टर्स हमारे क्लियर होने चाहिए। लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है नेक्स्ट। इसमें यह है कि आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप जो फील्ड या जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप कितने एक्सपर्ट हैं या आपके सुपरवाइजर उसमें कितने एक्सपर्ट हैं। तो आप जब तक एक्सपर्ट नहीं होंगे अपनी फील्ड में या जिस टॉपिक में आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर हाँ आपका इंटरेस्ट है तो एक्सपर्ट तो बंदा बाद में भी बन जाता है। तो इंटरेस्ट अगर आपका उसको सीखने का ज़्यादा है तो फिर तो बंदा सीख ही लेता है। तो ये है कि अगर आप वैसे जनरली रिसर्च कर रहे हैं तो आप ऐसी फील्ड लें जिसके बारे में आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट भी हों। उसके बाद रेलिवेंस है। रेलिवेंस वही बात है कि जो आपकी फील्ड है उसके रेलिवेंट आप टॉपिक लेंगे तो आपके पास ज़्यादा आपको उसमें इजी रहेंगे। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा का मतलब क्या है, जब आप कोई प्राइमरी डाटा कलेक्शन करेंगे, प्राइमरी डाटा का आपको पता था जो आप खुद स्टडी करते हैं, मतलब कि खुद कलेक्शन करवाते हैं यहाँ खुद करते हैं जाके, वो आपके पास प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा एक होता है। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा जो कि पहले ही ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हो, किसी आपने बुक से लेना हो, किसी वेबसाइट से लेना हो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा से मुराद ये है कि अगर आप कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपने सेकेंडरी डाटा यूज करना है तो आप क्या करें, वो पहले देख लें कि मुझे वो डाटा अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो हो सकता है तो फिर वो टॉपिक सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं हो सकता तो वो ऐसा कोई टॉपिक ना लें जिसके बारे में जब आप एनालिसिस पे पहुंचे तो आपके पास डाटा ही ना हो। फिर उसमें भी आपके पास आपको दोबारा से टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। एथिकल इश्यूज जैसे कि सैंपल सिलेक्शन में भी बताया था कि जब आप सैंपल लेने जाएं तो एथिक्स का ख्याल रखें। तो टॉपिक सिलेक्शन में भी आप एथिकल इश्यूज का ख्याल रखेंगे कि ऐसा टॉपिक ना लें कि आपको बाद में एथिक्स का जो है वो ख्याल ना रहे, यहाँ कोई इश्यूज बन जाए तो आप क्या करें, एथिक्स का इसमें टॉपिक सिलेक्शन में ख्याल रखें। Next are steps in formulating a research problem. The formulation of research problem is the most crucial part of the research journey, as the quality and relevance of your research project entirely depends upon it.
आपकी जो है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी इसमें क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम आपको क्या करता है, डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो अगर आपका जो टॉपिक है, जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी के ऊपर ही आपकी क्वालिटी डिपेंड कर रही होती है। अगर तो आप कोई ऐसा टॉपिक लें जो क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, तो वो आपके रिसर्च वर्क के लिए अच्छा होगा। तो क्वालिटी और रेलेवेंस जो है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए डिपेंड कर रही होती है आपके रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर ही। जैसे जिस तरह का रिसर्च प्रॉब्लम होगा आपके पास, उसी तरह का ही आपका वो रिसर्च वर्क होगा। तो ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम वाले, ये हम किस तरह इनको कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज के साथ भी कर सकते हैं और लिटरेचर व्यू से आप हेल्प ले सकते हैं। आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा तो आप एक मेजर फील्ड को आप उसको एक्सप्लोर करके डिफरेंट क्वेश्चन नहीं बना सकेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ तो अपने किसी बंदे का अगर इतना माइंड है कि क्लियर है सब कुछ कि मैं इस फील्ड से मेरे सब फील्ड्स ये होंगी, उसमें जाऊंगा और उसमें मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा। तो अगर तो वो क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर तो आप उसको लिटरेचर रिव्यू करके यहाँ इंटरनेट से सर्च करके उसके बारे में क्लैरिटी कर सकते हैं। तो स्टेप हैं वो हमारे पास क्या हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू यू। आपने कोई एक फील्ड या कोई एक टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लेना है कि जिसको आप आइडेंटिफाई करें और उसको लेके आगे चलें। डाइसेक्ट द ब्रॉड एरिया इनटू सब एरियाज। आप क्या करना है आपने कि ये जो टॉपिक या जो फील्ड आप लेंगे, उसमें से कुछ सब एरियाज यहाँ आप उसको एक्सप्लोर करके उसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चन निकाल लेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम निकाल लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट व्हाट इज ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट टू यू। फिर आप जो डाइसेक्ट करेंगे सब एरियाज में, आप क्या करें, उनको उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें जिसको आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पर स्टडी करेंगे। फिर उस टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन रेज करेंगे और उसी के बारे में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद आप चेक कर लेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव ठीक है या नहीं। डबल चेक में आपके पास आ जाता है कि आप फिर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं इतने, जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ हम स्टडी को कर सकते हैं, या इंटरेस्ट है वो आगे चल के देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले क्योंकि था आइडेंटिफाई, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही टॉपिक को मैंने लिखा है आपके सामने। सबसे पहले क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। ये आपके पास क्या है, सबसे पहला स्टेप था क्योंकि आइडेंटिफाई अ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू यू। तो हमने क्या किया, एक ब्रॉड फील्ड ले ली, एक टॉपिक ले लिया, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। फिर हमने क्या करना है, आप इंटरनेट से सर्च करें इसके बारे में, क्वेश्चन डिफरेंट आप सर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो मैंने सर्च किए वो मेरे पास सामने आए रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या हैं, टाइप ऑफ रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपको पता है कि ऐसे इक्विपमेंट जिनको हम यूज करके सॉफ्टवेयर कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि रिसोर्सेज क्या है, वो मैंने लिख लिया। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज टाइप्स क्या हो सकते हैं उसके। प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आप उन रिसोर्सेज को जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इफेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन सॉफ्टवेयर सक्सेस, कि किस के रिसोर्सेज के सॉफ्टवेयर के की सक्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद है रिसोर्स एस्टिमेशन मॉडल। रिसोर्स एस्टिमेशन मॉडल कैसे बन सकता है। तो ये जो हमारे पास जो ब्रॉड फील्ड थी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, उसको क्या किया, डाइसेक्ट कर लिया डिफरेंट सब एरियाज में। तो जब उनको डाइसेक्ट कर लिया, अब क्या है कि इनमें से मैं देखूंगा कि मैं कौन सा टॉपिक सेलेक्ट कर सकूं। मुझे जो मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक लगा वो मुझे ये लगा कि इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मैं इम्पैक्ट चेक कर लूं सॉफ्टवेयर की सक्सेस के बारे में। तो वो मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन सॉफ्टवेयर सक्सेस। फिर उसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपने क्वेश्चन रेज करने हैं। आपने ये अब लिटरेचर से भी देख सकते हैं, वैसे आप अपने से भी इसमें लिखें कि क्या हो सकते हैं आपके पास। सबसे पहले है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑन सॉफ्टवेयर सक्सेस। जैसा कि कॉस्ट एक रिसोर्स है आपके प्रोजेक्ट, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज में एक रिसोर्स है कॉस्ट। कॉस्ट नहीं होगी तो शायद हम प्रोजेक्ट ना कर सकें। तो सबसे पहले हम जो मेरे
जेन में क्वेश्चन आया वो ये आया कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑन सॉफ्टवेयर सक्सेस। दूसरा क्वेश्चन जो आया सामने, हाउ द नंबर ऑफ डेवलपर्स वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट सक्सेस। अब ये नंबर ऑफ डेवलपर्स भी हमारे पास क्या है, ये भी एक रिसोर्स है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ डेवलपर्स कैसे काम करके किस तरह प्रोजेक्ट की सक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एलोकेशन एंड प्रोजेक्ट सक्सेस, जैसा कि कॉस्ट है। दूसरे नंबर पे था नंबर ऑफ डेवलपर, जो आपके पास मैन पावर भी आ सकती है, उसको कह सकते हैं। उसके बाद है कि रिलेशन क्या है टाइम एलोकेशन का और प्रोजेक्ट सक्सेस के दरमियान में रिलेशन है कोई, ये टाइम आप कितना उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो टाइम भी आप चेक कर लें। उसके बाद है हाउ डिफेक्ट्स इन आ प्रोजेक्ट अफेक्ट इट्स सक्सेस, कि किस तरह डिफेक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं इसके सक्सेस के लिहाज से। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आपके पास है फार्मूलेट ऑब्जेक्टिव, जो आपने क्वेश्चन राइज किए उनको भी यूज करके आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपके पास दो तरह के होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है और एक कौन से होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपके पास किस तरह आपने उसको लिखना है। ऑब्जेक्टिव को लिखते वक्त ये आपने ध्यान रखना है कि उसको इस तरह लिखना है, क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो ये क्वेश्चन ही, लेकिन आपने इसको क्वेश्चन मार्क की सेंस में नहीं लिखना। आप इसको इस तरह लिखें, टू फाइंड, टू इन्वेस्टिगेट, टू चेक, टू डिटरमिन, इस तरह का आप उसमें लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। मेन को भी और सब को भी, सब या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को भी इसी तरह ही लिखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ था, इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन सॉफ्टवेयर सक्सेस। तो उसी के हिसाब से मैंने मेन ऑब्जेक्टिव बना लिया, टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेस। उसी से मैंने क्या किया, मेन ऑब्जेक्टिव मेरा मेन, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं उसमें से इम्पैक्ट चेक करना चाहता हूँ रिसोर्सेज का सॉफ्टवेयर सक्सेस पे। उसके बाद जो हमने क्वेश्चन राइज किए थे उनको आप यूज करके ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑन सक्सेस। दूसरा है टू चेक द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ डेवलपर्स, जो नंबर ऑफ डेवलपर्स थे आपके पास उसका जो है उसके सक्सेस के ऊपर आप इफेक्ट चेक कर सकते हैं कि हैं या कम है या कितने हैं, वो मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइम ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस। प्रोजेक्ट सक्सेस टाइम के लिहाज से भी आप प्रोजेक्ट सक्सेस चेक कर सकते हैं। उसके बाद है टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट सक्सेस, डिफेक्ट्स और प्रोजेक्ट सक्सेस के दरमियान भी रिलेशनशिप आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में हमने स्टेप नंबर 5 में ऑब्जेक्टिव बनाए उनको मेक श्योर करेंगे स्टेप नंबर 6 में, कि जो हमने काम करना है, हमारे काम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो हम उनको पहले देख लें एक दफ़ा। टाइम हम हमारे पास अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, वो आप चेक कर लें। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मतलब कि कॉस्ट का भी आपको होगा, कॉस्ट है हमारे पास। और उसके बाद एक्सपर्टीज आपकी और आपके सुपरवाइजर की उसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में एक्सपर्टीज हैं या नहीं है। तो जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बना के ये चेक कर लें सारी चीज़ें, कि टाइम है हमारे पास या हमारे पास वो एक्सपर्ट हैं हम उस फील्ड में, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास कास्ट है इतनी, मैन पावर है इतनी। तो ये हम सब चेक कर लें। इसके बाद स्टेप नंबर 7 है डबल चेक। इसमें आप क्या करते हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए स्टेप नंबर 5 में और स्टेप नंबर 6 में, उनको मेक श्योर किया कि क्या कर सकते हैं ऐसा। और स्टेप नंबर 7 में आपने क्या करना है, वो डबल चेक करना है, फिर उनको एक दफ़ा देख लेना है कि क्या मैं जो ये ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये ना हो कि आप दरमियान में जाके उसको छोड़ दें। तो आप, क्योंकि आपने टॉपिक सिलेक्शन करके ही उसको आगे लेके चलना होता है, फिर अगर आप टॉपिक चेंज करेंगे फिर आपका टाइम ज़ाया होगा। तो डबल चेक यही कह लें कि आपको वो एक दफ़ा फिर से झंझोड़ना है कि आप होश करें कि ये टॉपिक आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप आपके पास, आप इस स्टडी में इंटरेस्ट ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं क्या आप यही एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। और उसके बाद है कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं या नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज जो हैं उसको आप उनको आप यूज़ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये आपके पास थे डिफरेंट स्टेप्स जिनको आप लेके एक रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक बना सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हो वो आप डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।